नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुहित कुमार और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार के अंतर्गत जो आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में रखा गया है फंडामेंटल राइट्स के तहत। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। जो अनुच्छेद 29 के तहत है वो अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण की बात करता है। 29 का खंड 1 ये क्या कहता है, प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। मतलब जो प्रत्येक नागरिक है वह अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार रखता है। इस अनुच्छेद के तहत इसमें नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। इस अनुच्छेद के तहत अनेकता में एकता की झलक दिखती है। अनेकता में एकता की झलक दिखाई देती है अनुच्छेद 29 के तहत। और अनुच्छेद 29 खंड 2 क्या कहता है, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म, भाषा, वंश, जाति के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं होगा। प्रवेश में भेदभाव नहीं होगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 28, उसमें क्या था, उसके खंड 1 में क्या था कि वो राज्य द्वारा पूर्णतया पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और 29 के खंड 2 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने मनोनुकूल रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार होगा। साथ ही उस पर प्रशासन का भी अधिकार होगा। जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने मनोनुकूल शिक्षण संस्थान स्थापना करने का अधिकार होगा और उन पर प्रशासन प्रबंधन करने का भी अधिकार होगा। इस पे एक नोट पॉइंट बना लीजिए। नोट पॉइंट 1 कि जो अल्पसंख्यक शब्द है, अल्पसंख्यक शब्द है, जो अल्पसंख्यक शब्द को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। है जो अल्पसंख्यक शब्द है इसको संविधान के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। और दूसरा है जो नोट पॉइंट, उसे बना लीजिएगा। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक आयोग जो बनाया गया था, अल्पसंख्यक आयोग, उसके द्वारा भी अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। जो अल्पसंख्यक शब्द है वह ना ही संविधान इसको शब्द को परिभाषित करता है, ना ही अल्पसंख्यक आयोग। इन दोनों के द्वारा अल्पसंख्यक शब्द का जो व्याख्या है वो नहीं की गई है।
इसके बाद आता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको एक संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत। अगर इनका हनन होता है तो अनुच्छेद 32 को लेकर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और 226 को लेकर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को। और भीमराव अंबेडकर जी ने राष्ट्रपति शासन को डेड लेटर, मृत पत्र की संज्ञा दी है। और जो सीएजी का पद होता है उसको अंबेडकर जी ने सबसे महत्वपूर्ण बताया है। जो सीएजी का पद होता है उसको अंबेडकर जी ने सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है। तो अब आप पूछेंगे अनुच्छेद 31 कहाँ गया? तो वो संपत्ति का अधिकार है जिसको हटा दिया गया था मूल अधिकारों से। अनुच्छेद 31 और 19 को संपत्ति के अधिकार के तहत हटा दिया गया था और उसको 300 में रख दिया गया था। उसके बाद आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 कुछ सशस्त्र बल खुफिया एजेंसी के सदस्यों के मूल अधिकारों को संसद कानून बनाकर सीमित कर सकती है। यानी अगर कोई खुफिया एजेंसी का सदस्य है तो उसके मूल अधिकारों को संसद कानून बनाकर कम कर सकती है। यानी जो रॉ के व्यक्ति हो गए या खुफिया एजेंसी और हैं तो उनके जो सदस्य होते हैं उनको सारे फंडामेंटल राइट्स उस तरह के नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए इस अनुच्छेद को बनाया गया है ताकि जो संसद है वह कानून बनाकर उनको सीमित कर सके। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? जब सेना का कानून लागू हो तो संसद कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकता है। यानी जब मार्शल लॉ लागू होता है, इसको कहते हैं मार्शल लॉ। अगर मार्शल लॉ लागू होता है तो संसद कानून बनाकर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है या सीमित कर सकती है। फिर आता है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स के क्रियान्वयन के लिए कानून बना सकती है। यानी फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए कानून बना सकती है। कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें तनिक सा भी मूल ढांचे का जो परिवर्तन नहीं होगा तब तक संसद जो है वो कानून बना सकती है।